अच्छा बेटे, लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ ली थी। अब हमें बात करनी है बोहर्स थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम। अच्छा बेटा, बोहर्स थ्योरी जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई हो सकती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक शेल होता है। ठीक है बेटे, बोहर्स थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई हो सकती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक शेल होता है। आगे वाले शेल्स पर आगे वाले एटम्स पर बोहर्स थ्योरी अप्लाई नहीं हो पा रही थी। हम आगे पढ़ेंगे इसका रीजन क्या है। ठीक है भाई। नाउ अब ये एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है भाई, ये इसका न्यूक्लियस है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले आपको डेरिवेशन तो ज़ाहिर है हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए। ठीक है भाई। ई जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या वन प्रोटॉन है। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जेड इंटू ई टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, जेड इंटू ई क्या है? टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, वही दरअसल क्या है? आर, रेडियस ऑफ शेल, और v जो है वो है लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, v क्या है? लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो अब ये वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे। अब देखिए बेटा, बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए काफी सारी डेरिवेशंस की। उन्होंने ड्राइव किया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूला की दो फॉर्म्स में लिखूंगा आपके सामने। पहली फॉर्म है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। इसमें n नंबर ऑफ शेल है
अगर पहले शेल या पहले ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n की जगह 1 लगेगा, दूसरे शेल या दूसरे ऑर्बिट का निकालना है तो n की जगह 2 लगेगा, तीसरे का निकालना है तो n की जगह 3 लगेगा। बाकी सब कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, नीचे 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m ऊपर लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर होता है, और e चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ये सब कांस्टेंट है। अब देखो बेटा, ये जो कांस्टेंट्स है ना, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर, ये जो सारे कांस्टेंट्स हैं, इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे तो देखिए भाई, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स, या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है भाई, एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऐसे ही आ गया, एच स्क्वायर की वैल्यू लगा दी 4 पाई स्क्वायर एम जी और ई स्क्वायर, और इन सब की वैल्यूज लगा के जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, या 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो वैल्यू है ना बेटा, 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम, इस वैल्यू को ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक कांस्टेंट है बेटा, जिसे बोहर्स रेडियस कहते हैं। तो अब अगर मैं फॉर्मूला में से 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 10 या एंगस्ट्रॉम हटाकर ए नॉट लगा दूं तो फॉर्मूला आ जाएगा r इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ठीक है बेटे, तो ये पहला फॉर्मूला है। r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, और ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो ये रेडियस के फॉर्मूले। इसके बाद है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा बेटे, अगला फॉर्मूला जो है जिसकी हमें बात करनी है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब इसमें टोटल एनर्जी ई का जो फॉर्मूला है वह है -2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है भाई, वही 2 पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर, e चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, n नंबर ऑफ शेल, और h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर पहले शेल में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो n की जगह 1 रखोगे। ठीक है बेटा, अगर दूसरे शेल में निकालनी है तो n की जगह 2 एंड सो ऑन। अच्छा भाई, टोटल एनर्जी के बाद है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई।
अच्छा बेटा, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है, तो 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई का। देखो बोर्ड थ्योरी में क्या था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड या कांस्टेंट रहेगी, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टोटल एनर्जी ई का फॉर्मूला -2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर आ गया। एनर्जी चेंज होती कब है? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है। ऐसा ही है ना बेटा, जब तक अपने शेल में, जब तक एनर्जी फिक्स्ड या कांस्टेंट है। एनर्जी चेंज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरे शेल में जाता है। तो बेटा याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो केमिस्ट्री में जो नोटेशन यूज होती है वो n1 होता है लोअर एनर्जी शेल और n2 होता है हायर एनर्जी शेल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पांचवे से दूसरे में आ रहा है तो पांचवा हायर एनर्जी शेल है, तो n2 इज इक्वल टू 5 होगा, और दूसरा लोअर एनर्जी शेल है तो n1 इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है भाई, एनर्जी की बात हो गई। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। डेल्टा एच नहीं है, डेल्टा ई है, इसको सही कर रहा हूं मैं। इसके बाद है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नू से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन h क्यूब। बस थोड़ा सा फर्क है। इसकी डेरिवेशन आप खुद से भी, मतलब वैसे भी समझ सकते हो। डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू के। पढ़ा है ना ये? तो अगर हम डेल्टा ई हटा के एच न्यू लगा दें तो फिर एच को दूसरी तरफ ले जाएं तो बस कितना फर्क है दोनों फॉर्मूले में? डेल्टा ई के फॉर्मूले में एच स्क्वायर है और फ्रीक्वेंसी में एच क्यूब है। बाकी फॉर्मूले क्या है? सेम। ठीक है भाई, तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला। बेटा लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वेव नंबर का। न्यू बार। याद है बेटा वेव नंबर की हमने कल बात की थी? बेटा जो बेसिक फॉर्मूला बनता है ना वेव नंबर का,
तो ये है, क्योंकि बेटा हमने कल पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है सी इंटू नू बार के। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी हटा के सी इंटू नू बार लगाएंगे और सी उधर ले जाएंगे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन सी इंटू एच क्यूब इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होगा कि बेटा ये देखो सब कांस्टेंट है, ठीक है भाई। 2 पाई स्क्वायर m, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर। एलिमेंट टू एलिमेंट तो चेंज होता है, लेकिन हाइड्रोजन की बात हो रही है तो एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट ही होता है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, उसके नीचे सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। बेटा इन सारे कांस्टेंट्स की जब मैं वैल्यूज लगाऊंगा इसी फॉर्म में, यानी जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, और फिर उसको सॉल्व कर लूंगा, तो मेरे पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसे मैं आर एच से रिप्रेजेंट करता हूं, एंड इट इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को जब मैंने लगा दिया तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आ गया, आर एच रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109,678 पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो ये मेन फॉर्मूला है वेव नंबर का जो यूज होता है। तो भाई एज आई सेड के नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम्स के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस की और काफी सारे फॉर्मूले ड्राइव किए। समझ में आ गया बेटा सबको, ये बोहर्स फॉर्मूले समझ में आ गया हाइड्रोजन एटम के। अब इसके बाद है बेटा डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। हाँ भाई, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब देखिए भाई, आपको मैंने बताया कि बोहर्स थ्योरी ओनली एप्लीकेबल ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, that is hydrogen, not on polyelectronic system like helium, lithium, beryllium, etc.
ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली जो एटम है उस पे तो ये एप्लीकेबल है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एटम में होंगे तो फिर बेटा बोहर्स थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है भाई, इसके अलावा हाइड्रोजन में भी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड magnetic field is also cannot be explained। इसके अलावा बेटा बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिटल्स ऑर्बिट सजेस्ट किए थे। है ना भाई, बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट्स सजेस्ट किए थे, जबकि बेटा रोटेशन जो है बल्कि रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है भाई, बोहर ने तो एक सिंपल सर्कुलर ऑर्बिट सजेस्ट किए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है ना बेटा वो 3 डायमेंशनल स्पेस में करता है, एक प्लेन में नहीं करता, 3 डायमेंशनल स्पेस में करता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? क्या रिपीट करूं बेटा? हाँ भाई, क्या रिपीट करूं? अच्छा भाई, आपको ये बता रहे हैं कि अच्छा ये तो अभी एक्सप्लेन करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगला टॉपिक यही है, स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट। ठीक है भाई, तो डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी में आपको क्या बताया कि इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज हाइड्रोजन, बट पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा उन इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी इमिट होती है उससे जो स्पेक्ट्रम, पहले स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बेसिकली, ताकि आपको स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये वाली मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ, फिर अगली मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सेम लिंक से ज्वाइन करना है आप लोगों ने, ठीक है ना? फिर उसमें आगे का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई, तो फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से।